लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रकाश का अपवर्तन शुरू किया था। उसमें हम लोगों ने इसको समझा था पूरा, प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है, और उसके बाद हमने प्रकाश के अपवर्तन के नियम जो थे उसको समझा था, और साथ में हमने निरपेक्ष अपवर्तनांक और सापेक्ष अपवर्तनांक भी समझा था। इसके बाद मैंने आपको बोला था कि कल मैं ये दोनों पढ़ाऊँगा। पहला केस क्या है इसमें, यदि प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करे, यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करने पर क्या होगा, N2 यानी जो दूसरा माध्यम है वो हमारा सघन है, इसलिए उसमें जो निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान होगा वो ज़्यादा होगा। अब इसे आप कैसे समझ सकते हैं, क्यों सघन माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक विरल माध्यम के तुलना में ज़्यादा होता है, उसे आप यहाँ पर ये जो फार्मूला है इससे समझ सकते हैं। देखिए, किसी भी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक उस माध्यम में प्रकाश की चाल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब अगर सघन माध्यम होगा और दूसरा विरल माध्यम होगा तो सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी, क्योंकि घना है तो प्रकाश को चलने में दिक्कत है, इस तरह से मान सकते हैं। तो प्रकाश की चाल कम है, और विरल माध्यम में तुलनात्मक रूप से प्रकाश की चाल ज़्यादा है, इसलिए क्या होगा, प्रकाश की चाल ज़्यादा है, इसलिए क्या होगा कि सघन माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक इस चाल के कम होने के कारण ज़्यादा हो जाएगा विरल माध्यम की तुलना में। अब यहाँ पर हम लोग वापस आते हैं, तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि ये चीज़ कैसे लिखी जा रही है। अब N2 हमारा N1 से ज़्यादा है, तो हम लोग जब साइन आई बटे साइन आर लिखेंगे तो साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या होता है आपका, N2 अपॉन N1 होता है। और क्योंकि N2 N1 से बड़ा है, इसलिए यहाँ N1 गुणे 1 कर दीजिए और इसको ले जाइए यहाँ नीचे, तो यहाँ आ जाएगा N2 अपन N1 इज ग्रेटर देन 1, यानी ये 1 से बड़ा है। इस तरह से N2 अपन N1 को बराबर लिख दिया साइन आई बटे साइन आर के, और साइन आई बटे साइन आर भी क्या हो गया, ग्रेटर देन 1 हो गया। अब यदि साइन आई हमारा साइन आर से बड़ा है तो आई भी हमारा आर से बड़ा हो जाएगा। अर्थात यदि कोई किरण इस तरह से पहले माध्यम में इस आई कोण पर आपतित हुई है, तो दूसरे माध्यम में जब जाएगी तो उसका जो अपवर्तन कोण है आर, वो इस आई से कम होना चाहिए। अब जब कम होगा तो वो इधर जाएगी, यानी इस अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ये ऐसे तो सीधे चली गई होती, लेकिन अभी ये अभिलंब की ओर झुक गई है, क्योंकि N2 जो है वो N1 से बड़ा है, यानी ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। लास्ट क्लास में इसको याद करने की ट्रिक बताया था मैं, कि यदि विरल से सघन जा रही है तो जिसमें जाती है उसके आधार पर हम ये पता कर सकते हैं कि वो किधर जाएगी, अभिलंब से दूर हटेगी या अभिलंब के पास जाएगी। सघन का मतलब होता है पास पास, जो चीज़ें सघन होती है मतलब पास पास होती हैं, तो उस तरह से आप याद कर लीजिएगा कि ये अभिलंब की ओर जाएगी, यानी अभिलंब के पास जाएगी। और यदि यहीं सघन से विरल जाएगा तो विरल में चीज़ें क्या होती हैं, दूर दूर होती हैं, यानी ये अभिलंब से दूर हटेगी। तो दूसरा वाला यहाँ देखिए, अतः कोण अभिलंब की ओर झुक जाती है, यहाँ कोण नहीं बल्कि किरण होगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन है, यहाँ कोण न हो करके किरण होगा। इसके बाद केस 2 है। केस 2 में क्या है, यदि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो N2 लेस देन N1 हो जाएगा, यानी कि जो हमारा दूसरा माध्यम है जिसमें वो जा रही है किरण, वो विरल है, यानी N2 का जो मान है वो N1 से कम है। इस स्थिति में क्या हो जाएगा, N1 गुणे 1 करिए और N1 को ले जाइए इधर नीचे, तो N2 अपन N1 आपका लेस देन 1 हो जाएगा। अब क्योंकि साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या होता है, N2 अपन N1, और यदि N2 अपन N1 लेस देन 1 है तो क्या हो जाएगा, साइन आई बटे साइन आर भी लेस देन 1 हो जाएगा। इस तरह से साइन आई इज लेस देन साइन आर हो जाएगा, अर्थात आई आपका क्या है, आर से छोटा है। अब ये कब होगा, जब आपका यहाँ पर देखिए, अभी मैं समझाया था आपको कि किरण आपतित हुई और ये सीधे निकल जाती, और ये आपका आई होता और ये आपका आर होता है इसमें। अब हम चाहते हैं कि आर हमारा आई से बड़ा रहे, तो किरण इधर जाएगी, तभी ये संभव होगा कि हमारा आर वाला जो कोण होगा वो इस आई से ज़्यादा होगा, ठीक है।
तो इस स्थिति में ये अभिलंब से दूर हट जाएगी। अब ये टॉपिक आपको मैथमेटिकली क्लियर हो गया होगा आई थिंक, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कुछ नोट्स हैं। अपवर्तन की घटना में प्रकाश की चाल तथा तरंगदैर्ध्य बदल जाते हैं किंतु आवृत्ति नहीं बदलती। इसे आप याद रखिएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये चीज़ पूछ ली जाती है कि अपवर्तन के समय प्रकाश का कौन सा गुण नहीं बदलता है, तो उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। दूसरा, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक तथा सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है। ये बात तो मैं आपको अभी समझा चुका हूँ। और यह अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है। किसे कह रहा है ये? उस माध्यम में प्रकाश की चाल जो है वो अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये इसी रिलेशनशिप का उल्टा बात कह रहा है कि भाई यहाँ पर यदि अपवर्तनांक इस चाल के व्युत्क्रमानुपातिक, इन दोनों में वही रिलेशन है, ठीक। अब आगे इसी चीज़ को यहाँ पर लिखा भी है और v इज प्रोपोर्शनल टू 1/n है। थर्ड पॉइंट है प्रकाश की तरंगदैर्ध्य और माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक में संबंध। क्या संबंध होता है? n बराबर होता है कोई कांस्टेंट a है प्लस कांस्टेंट b अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस कांस्टेंट c अपॉन लैम्डा टू द पावर 4। यानी यदि लैम्डा का मान बदल जाएगा, यानी तरंगदैर्ध्य का मान बदल जाएगा, तो क्या होगा? उस माध्यम का अपवर्तनांक भी बदल जाएगा। हम लोगों ने अपवर्तन के नियम में यहाँ पर एक वर्णी प्रकाश लिखा है, यहाँ पर एक वर्णी प्रकाश, तो ये जानबूझ करके लिखा है क्योंकि यदि प्रकाश का रंग बदलेगा उसका अर्थ होता है मैथमेटिकली उसकी तरंगदैर्ध्य बदल रही है। जब तरंगदैर्ध्य बदलेगी तो माध्यम का अपवर्तनांक भी बदल जाएगा। वो इस तरह से बदलता है, ठीक है। यानी n जो है वो लैम्डा यानी तरंगदैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका इस्तेमाल कहाँ पर होगा इस कॉन्सेप्ट का? तो जब हम लोग प्रिज्म पढ़ेंगे आगे और प्रिज्म में वर्ड विक्षेपण पढ़ाऊंगा आपको, तो वहाँ पर इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके ही हम चीज़ों को समझेंगे। इसके आगे प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता। इसका मतलब क्या है कि जब प्रकाश किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो स्नेल के नियम से हम क्या लिख सकते हैं? ये हमारा पहला माध्यम कोई है, ये दूसरा माध्यम है, तो यहाँ से जब ऐसे जा रही है और यहाँ से ऐसे गुजर रही है, n2 है और n1 है, तो हम लिख सकते हैं साइन आई बटे साइन आर बराबर 1n2 बराबर n2 अपॉन n1, ठीक। अब प्रकाश का पथ उत्क्रमणीय होता है, यानी ये जिस तरह से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है ना, इस तरह से वापस यदि इतने ही कोण पर दूसरे माध्यम में इसको एंटर करा दिया जाए, r कोण पर एंटर करा दिया जाए दूसरे माध्यम में, तो ये पहले माध्यम में भी अपवर्तन कोण, यहाँ पर ये जो I है ये इसके लिए अब अपवर्तन कोण बन जाएगा। अपवर्तन कोण उतने से ही ये निकल जाएगी, यानी इसका पथ सेम होने वाला है, ठीक है। यही प्रकाश के किरणों की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत है। यदि प्रकाश दूसरे माध्यम से आपतन कोण r पर पहले माध्यम में प्रवेश करे तो स्नेल के नियम से हम क्या लिख पाएंगे? साइन r अपॉन साइन आई डैश। मान लेते हैं कि यदि दूसरे माध्यम में ये r आपतन कोण, यहाँ पर आपतन कोण r से ये प्रवेश किया और यहाँ पर पहले माध्यम में इसका कोई दूसरा अपवर्तन कोण i डैश है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख पाएंगे साइन i होता है, i के जगह पर क्या हो गया है? r हो गया है क्योंकि ये आपतन कोण बन चुका है, और साइन आई डैश यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि ये क्या है? आपका अपवर्तन कोण है, बराबर यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? तो हमेशा याद रखिए अपवर्तन के माध्यम का आपतन के माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक लिखते हैं। तो अपवर्तन किस माध्यम में हो रहा है? इस वाले माध्यम में हो रहा है, इसका इसके सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा? तो जिसका निकालते हैं उसको हम लोग ऊपर रखते हैं, जिसके सापेक्ष निकालते हैं उसको नीचे रखते हैं, इसीलिए यहाँ पर इस तरह रखा गया। अब समीकरण 1 व समीकरण 2 से इन दोनों को जब हम लोग कंबाइन करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों का इधर, तो क्या होगा? 1n2 इंटू 2n1 बराबर साइन आई अपॉन साइन आर इंटू साइन आर अपॉन साइन आई डैश हो जाएगा। और 1n2 करोगे इंटू 2n1 करोगे तो ये देखो n1 अपॉन n2 इंटू n2 अपॉन n1 है, तो ये कट करके 1 हो जाएगा और 1 बराबर क्या आ जाएगा? साइन आई अपॉन साइन आई डैश, क्योंकि साइन आर से साइन आर कट गया है। इस तरह से साइन आई बराबर क्या हो जाएगा? साइन आई डैश हो जाएगा
अर्थात I बराबर I डैश। सो इसी से ये प्रूव हो रहा है कि यदि आप दूसरे माध्यम में R आपतन कोण पर प्रवेश करा देंगे तो पहले माध्यम में ये I अपवर्तन कोण पर ये निकल जाएगी और उसी पथ को फॉलो करेगी जिस पथ से ये पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है। ठीक, अब यहाँ पर इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि यदि 1n2 है तो वो बराबर है 1/2n1 के। बेसिकली इन दोनों में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का संबंध है। इसी तरह यदि 3 माध्यम होंगे तो तीनों माध्यमों के लिए ये चीज़ लिखी जा सकती है। ठीक है, 1n2 इंटू 2n3 इंटू 3n1। ये कैसे लिखा गया? तो 1n2 का मतलब क्या होगा? n2/n1 होगा, इंटू 2n3 का मतलब क्या होगा? n3/n2 होगा, इंटू 3n1 का मतलब क्या होगा? n1/n3 होगा। देखो n3 से n3 कट गया, n2 से n2 कट गया और n1 से n1 कट गया, बराबर कितना आया? 1। ठीक है, इसी तरह से इसको लिखा गया है। और यहाँ पर 2n3 बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1n3। ये 1n3 कैसे लिखा गया है? तो 2n3 बराबर क्या आएगा? 1/1n2 इंटू 3n1 आएगा। और इस 3n1 को हम लोग ऊपर ले जाकर के क्या लिख पाएंगे? 1n3/1n2। इस तरह से इसको हम लोग लिख सकते हैं। वही चीज़ यहाँ लिखा है। अब यहाँ पर मान लिया है कि माध्यम 1 हमारी वायु हो, माध्यम 2 हमारा जल हो और माध्यम 3 हमारा कांच हो। तो इस स्थिति में क्या होगा? WNG यानी दूसरे के जगह पर इसको W को रख दिया, तीसरे की जगह कांच को रख दिया। ये बराबर लिखा जा सकता है ANG यानी ग्लास का एयर के सापेक्ष वायु के सापेक्ष अपूर्णांक बटे में ANW यानी W अथवा वाटर का वायु के सापेक्ष अपूर्णांक। यही है, इससे कंपेयर करके लिखा है। ठीक है, अब इसके बाद क्रांतिक कोण है। क्रांतिक कोण का क्या कॉन्सेप्ट है? सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण। ठीक है, किस माध्यम में बनता है? तो सघन माध्यम में बनता है। और ये क्या है? एक आपतन कोण है जिसके संगत यानी किसके संगत? इसके संगत विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान कितना होता है? 90 अंश होता है। तो ऐसे आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ एक किरण आ रही है। ठीक है, इस किरण में ये इसकी डायरेक्शन है। अब ये किरण इधर आई, आपतित किरण है, ये इसका कौन सा कोण होगा? आपतन कोण होगा, ये अविलंब है तो। और इसके बाद ये दूसरा माध्यम है, इधर वाला दूसरा माध्यम है। तो दूसरे माध्यम में अपवर्तन कोण कितना होना चाहिए? 90 अंश हो जाना चाहिए। यही तो कह रहा है कि इसके संगत विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण कितना है? 90 अंश है। ये सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है। और यहाँ पर एक चीज़ लिखनी आवश्यक है, n2 इज लेस देन n1 है। ठीक है, अभी मैं ऊपर आपको समझाया हूँ। ठीक, तो यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं कि इनके बीच में संबंध क्या बनेगा। अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध क्या हो सकता है? तो यदि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे तो स्नेल के नियम से लिख सकते हैं हम लोग sin I बटे sin R बराबर 1n2। अब यहाँ R का मान क्या है? R का मान यदि 90 अंश है तब हमारा I का मान क्या हो जा रहा है? C हो जा रहा है, अर्थात क्रांतिक कोण हो जा रहा है। तो यहाँ मान को रखेंगे sin C, I के जगह C हो गया और अपन sin 90 अंश बराबर n2/n1 हो जाएगा। यहाँ sin C बटे में 1 हो जाएगा क्योंकि sin 90 अंश का मान क्या होता है? 1 होता है, बराबर n2/n1 हो जाएगा। अब sin C बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1/n1/n2। ठीक है, इसको नीचे लेता गया हमने। और इस चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2n1 यानी n1 वाले का n2 वाले के सापेक्ष अपवर्तनांक, पहले माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। और पहला माध्यम कौन सा था? सघन वाला था। तो सघन वाले का विरल वाले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, ये भी हम इसको लिख सकते हैं। और ये जो होता है ये बराबर होता है, देखिए sin C बराबर क्या है? 1/2n1 है। तो 2n1 बराबर क्या होगा? 1/sin C होगा। ठीक है, माना माध्यम 1 कांच है और माध्यम 2 वायु है। जैसा कि हमें पता है कि कांच जो होती है वो वायु से क्या होती है? सघन होती है। तो यहाँ पर इसके लिए यदि हम sin C का और इसके
सापेक्ष अपूर्णांक के बीच में फार्मूला लिखना चाहें तो वो इस तरह लिखा जा सकता है। माध्यम 2 आपका क्या है, वायु है, तो यहाँ देखिए वायु की जगह ए लिख दिया, ए, तो उसके बाद कांच है पहला माध्यम, तो कांच की जगह जी लिख दिया है, ले जा करके जी बराबर क्या हो गया, 1/sin हो गया। अब क्रांतिक कोण का मान लाल रंग के प्रकाश के लिए अधिकतम तथा बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए इसका मान न्यूनतम होता है। और ये कैसे होता है, अभी मैं आपको जो ये कहाँ गया, ये वाला रिलेशन समझाया हूँ ना मैं, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, यहीं से ये चीज़ रिलेटेड है, ठीक है, यहीं से ये चीज़ रिलेटेड है। अब n का मान जिसके लिए ज़्यादा होगा, ठीक है, उसके लिए c का मान कम होगा। अब n का मान क्या है, n का मान 1/λ है प्रोपोर्शनल टू, और लैम्डा का मान किसके लिए ज़्यादा है, लाल रंग के लिए ज़्यादा है, तो यानी लाल रंग के लिए n का मान क्या होगा, कम होगा। अब n का मान यदि लाल रंग के लिए कम है तो इसके लिए इसका क्रांतिक कोण का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसीलिए यहाँ पर लिखा है क्रांतिक कोण का मान लाल रंग के प्रकाश के लिए अधिकतम और बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए इसका मान न्यूनतम होता है। अब इसके आगे अगला टॉपिक है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यदि आपको ये क्रांतिक कोण वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो ये समझना आसान होगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है तो प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में न जाकर उसी माध्यम में वापस लौट आती है। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। शर्त क्या है, तो शर्त है प्रकाश सदैव सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। केवल तभी ऐसा होता है कि वो क्रांतिक कोण से ज़्यादा आपतन कोण पर गिरने पर प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में न जा करके वापस उसी माध्यम में लौट आती है। और दूसरा बात क्या कह रहा है कि आपतन कोण का मान सदैव क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। तो ये दो शर्तें हैं, ठीक है, इन दोनों शर्तों को जब वो सेटिस्फाई करेगा तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होगी। उदाहरण क्या है इस घटना का, तो हीरे का चमकना, जल में वायु के बुलबुले का चमकना, ये सभी इसके उदाहरण हैं। और ये घटना है जो इस तरह से दर्शाई गई है कि यहाँ पर कोई किरण आपतित हो रही है, यहाँ आपतन कोण I इज ग्रेटर देन C है जो कि क्रांतिक कोण होता है। तो इसलिए क्या हुआ, दूसरे माध्यम में न जाकर के वापस उसी माध्यम में लौट गई है। अब यहाँ पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अनुप्रयोग है। इसमें पहला है प्रकाशिक तंतु। प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित युक्ति है जिसकी सहायता से एक प्रकाश सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना ऊर्जा ह्रास के प्रेक्षित किया जा सकता है। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ होता है, दूरसंचार में और अंतःदर्शी में, माइक्रोस्कोपिक जो देखते हैं बॉडी के अंदर उसमें, और दूरसंचार में, टेलीकम्युनिकेशन में। ठीक है, कैसे होता है, तो इसमें यहाँ पर एक बाहर विरल माध्यम होता है, ठीक है, और अंदर जो क्रूड होती है उसका माध्यम सघन होता है। और सघन माध्यम में एक क्रांतिक कोण पर हम इस साइड से किरण को आपतित कराते हैं। तो होता क्या है, जब ये जाती है तो यहाँ पर क्रांतिक कोण से अधिक मान पर होने के कारण वापस इसी माध्यम में लौट आती है, और फिर से इसको कौन सा मिलता है माध्यम, यहाँ पर विरल माध्यम मिलता है। अगेन सघन से विरल में इसका क्रांतिक कोण से ज़्यादा आपतन कोण होने के कारण फिर से वापस उसी माध्यम में लौट आती है, और इसी तरह से ये किरण एक साइड से एंटर करके दूसरे साइड चली जाती है। ठीक है, यहाँ देखिए जो लेपन है, यानी जो यहाँ ऊपर लेप किया गया उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना है, 1.5 है, लेकिन जो अंदर है यहाँ क्रोड जो है उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना, 1.7 है। यानी ये ज़्यादा है, ये कम है, यानी ये सघन होगा, ये विरल होगा। ये बात समझ में आ गई। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आती आप कमेंट करिएगा, मैं इसको फिर से बता दूंगा। ठीक है, मछली द्वारा प्रेक्षित विश्व क्या है, तो माना एक मछली जल में h गहराई पर है, यहाँ पर जल में यहाँ पर h गहराई पर ये मछली है। जल के पृष्ठ के निकट रखी वस्तुओं से चलने वाली किरणें वायु जल अंतरा पृष्ठ से जल में प्रवेश करती हैं। यहाँ से ऐसे आकर के पूरा विश्व की किरण प्रवेश करती है, तथा मछली की आंख पर जलवायु माध्यम के युग्म के लिए क्रांतिक कोण C बराबर 49 डिग्री बनाती है तथा वस्तुएं मछली को दिखाई देने लगती हैं। अब ये समझ लीजिए, अभी मैं किरणों की उत्क्रमणीयता बताया था आपको कि इधर से कोई किरण, क्योंकि ये सघन माध्यम है जल और इधर बाहर वायु विरल माध्यम है, तो यदि कोई किरण यहाँ पर इस तरह से चलती है तो वो इधर जाएगी। ठीक है, यदि वो इसके क्रांतिक कोण के मान पर यहाँ आपतित होती है तो ये इस तरह से जाएगी, यहाँ पर
इस वाले पर यदि ये क्रांतिक कोण के मान पर आपतित होगी तो अपवर्तन के पश्चात कितने डिग्री पर जाएगा, यहाँ पर 90 डिग्री पर जाएगा। ये चीज़ मैं समझाया हूँ। और साथ में ही अभी मैंने आपको प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता भी समझाया है। यानी ये पूरे विश्व से जितनी भी लाइट आ रही है, मान लो कि सबसे दूर रखी वस्तु जो भी होगी उससे आने वाली लाइट क्या होगी, इसके पृष्ठ के समांतर होगी, जल के पृष्ठ के समांतर होगी। और समांतर आने वाली किरण भी कहीं न कहीं वापस इसी रूट को फॉलो करके यहाँ तक पहुँचेगी, ठीक है, उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से। तो इसीलिए मछली को पूरा जो विश्व है वो एक शंक्वाकार में दिखेगा इस तरह से। यही चीज़ यहाँ पर समझाई गई है कि मछली को पूरा बाहरी संसार शीर्ष कोण 2C, यानी कि यहाँ पर ये कोण C है और ये कोण C है, क्योंकि यहाँ पर ये कोण C था, ठीक है। तो 2C के शंकु के भीतर दिखाई देता है। मछली द्वारा प्रेक्षित जल के पृष्ठ पर वृत्ताकार दीप्त क्षेत्र की ज्या क्या होती है, यानी R बराबर हम क्या लिख सकते हैं, H tan C। यहाँ पर इस त्रिभुज में यदि मैं tan C लिखूं तो tan C बराबर क्या होगा, लंब R बटे आधार H। तो इसी से R बराबर क्या है, H tan C, ठीक है। यानी इसकी जो त्रिज्या है, जो यहाँ ये दीप्त पृष्ठ है, इसकी त्रिज्या कितनी होगी, R बराबर H tan C होगी। और इसका वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा, तो एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर के फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। ये पाई एच स्क्वायर tan स्क्वायर 49 डिग्री, यहाँ पर इसका C का मान है इसलिए ये 49 डिग्री लिख दिया है। अब यहाँ लिखा है स्पष्टतः जल के पृष्ठ पर मछली को दिखाई देने वाले वृत्ताकार क्षितिज की त्रिज्या जल के पृष्ठ से मछली की गहराई h पर निर्भर करती है, ठीक है। यानी R का मान जो है वो h पर निर्भर कर रहा है, यही बात यहाँ पर लिखी गई है। और बाकी भी उदाहरण हैं इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन के, जैसे हीरे की चमक, रेगिस्तान में मरीचिका, ठंडे देशों में मरीचिका, जल में परखनली का चमकीला दिखना, कांच में पड़ी दरारों का दिखना इत्यादि। इसके आगे हम लोग अगली क्लास में ये करने वाले हैं, गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र का निगमन, ठीक है।